हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे इट सीरीज के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है इट चैप्टर 2 और इसे रिलीज किया गया था 2019 में। अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख ले। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सभी लूजर्स ने मिलकर पेनीवाइज को हरा दिया था और वो 27 साल के लिए सोने चला गया था। इसके बाद इन सभी ने एक ब्लड ओथ भी ली थी कि अगर इट वापस आता है तो ये लोग भी उसे मारने के लिए फिर से इकट्ठा होंगे। इसके बाद कहानी जाती है 27 साल आगे, जहां डेरी टाउन में एक मेला लगा हुआ है। इसमें हम एक कपल एड्रियन और डॉन को देखते हैं, जिन पर कुछ होमोफोबिक्स की नजर पड़ जाती है। वो उन दोनों का एक ब्रिज तक पीछा करते हैं और दोनों को बहुत मारकर एड्रियन को नीचे नदी में फेंक देते हैं। एड्रियन किनारे पर एक आदमी को खड़ा देख उसकी तरफ तैरने लगता है, लेकिन असल में ये कोई आदमी नहीं बल्कि पेनीवाइज था, जो कि डॉन की आंखों के सामने ही एड्रियन को उठाकर खा जाता है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो कि बड़ा हो गया है। माइक इस क्राइम सीन पर आता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि पेनीवाइज लौट आया है और उसने लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन लूजर्स क्लब में सिर्फ माइक ही है जो कि अभी तक डेरी टाउन में रहता है, तो वो अपने सभी दोस्तों के नंबर निकाल कर उन्हें कॉल करने लगता है। सबसे पहले हम देखते हैं बिली को, जो कि अब कैलिफोर्निया में एक सक्सेसफुल राइटर है, बल्कि उसकी किताब पर एक मूवी भी बन रही है जिसमें उसकी खुद की वाइफ मेन रोल कर रही थी। लेकिन डायरेक्टर चाहता था कि बिली इस मूवी के लिए एक नई एंडिंग लिखे, क्योंकि उसके हर कहानी की एंडिंग काफी बेकार होती है। एडीएम न्यूयॉर्क में रहता है और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और अभी भी डरपोक है। उसकी भी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती है और कंट्रोलिंग भी है। स्टैनली अकाउंटिंग फर्म में काम करता है और उसने भी शादी कर ली है। बेन, जो कि अब पतला हो गया है और बहुत ज्यादा अमीर आर्किटेक्ट है। रिची, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, और बेवरली, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। उसने काफी अमीर आदमी से शादी की है, जो कि उसके बाप की तरह कमीना और अब्यूसिव है। माइक इन सभी को बारी बारी से कॉल करता है और शुरू में तो कोई भी माइक को पहचानता भी नहीं है, क्योंकि वो सभी अपने बचपन की यादें भुला चुके थे। तो वो उन सभी को जल्द से जल्द डेयरी में आने को बोलता है। ये सुनकर बिली का हाथ कांपने लगता है। एडी अपनी गाड़ी ठोक देता है, रिची उल्टी कर देता है और अपने कॉमेडी शो की सारी लाइंस भूल जाता है और बेबरली को उसका पति पीटने लगता है, लेकिन वो उसी में 2-4 लगाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन स्टैनली वापस डेयरी में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर उन्होंने कसम खाई थी, तो वो बाथटब में अपनी नस काट के अपनी जान दे देता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस दिन कमीना हेनरी जिंदा बच गया था और वो सीवर में बहकर बाहर आ जाता है। इसके बाद हेनरी को अरेस्ट कर लिया गया था अपने ही फादर का मर्डर करने के लिए, और अब वो 27 सालों से एक जेल कम पागल खाने में बंद है। बट क्योंकि अब पेनीवाइज वापस आ गया है, तो वो फिर से हेनरी का दिमाग खराब करने लगता है। हेनरी को अपने बेड के नीचे एक लाल बलून मिलता है, जिसे फोड़ने पर उसके पीछे से हेनरी का दोस्त पैट्रिक का ज़ॉम्बी निकलता है, जो कि पिछले पार्ट में मारा गया था, और ये हेनरी को उसका चाकू लौटा देता है। उसी शाम को सभी लूजर्स डेयरी के सबसे बढ़िया चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शुरू में तो सभी काफी ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन जल्दी वो बिल्कुल पहले जैसे पक्के दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं। अब माइक रिवील करता है कि जो लोग भी डेयरी टाउन को छोड़कर जाते हैं, उनकी यहाँ से जुड़ी हुई यादें मिटने लगती है। इसलिए माइक को छोड़कर बाकी सभी को अपना बचपन याद नहीं है, पर डेयरी वापस आने से उनकी यादें भी वापस लौट रही थी। जैसे बिली तो ये भी भूल गया था कि वो हकलाता है। खैर, फिर माइक इन सभी को पेनीवाइज से जुड़ी हुई सारी बातें याद दिलाता है, और ये भी कि वो वापस लौट आया है, और उसे मारने के लिए ही माइक ने इन सबको इस टाउन में बुलाया है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी। पेनीवाइज का नाम सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं और ये भी नोटिस करते हैं कि स्टैनली अभी तक नहीं आया है। इसके बाद इनकी फॉर्चून कुकीज में से लाइंस के बदले वर्ड्स निकलते हैं, जिन्हें जोड़ने पर इन्हें पता चलता है कि स्टैनली मर चुका है। और इसके बाद ये कुकीज अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स में बदलने लगती है, जिससे सब और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बस इन्हें ही दिख रही थी। यहाँ से जाते हुए रिची एक बच्चे पर भी बहुत चिल्ला देता है, जो कि बस उसके कॉमेडी शो का फैन था। बेवरली स्टैनली के घर पे कॉल करती है और उन्हें ये कंफर्म होता है कि स्टैनली सच में मर चुका है, और ये जानकर सभी की इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो टाउन छोड़कर जाने लगते हैं।
क्योंकि इस टाउन के बाहर उन्हें कोई खतरा नहीं है और इस टाउन के लोगों के मरने से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बिली था जो कि माइक की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इधर डेयरी में दूसरी तरफ हम एक छोटी बच्ची विक्की को देखते हैं जो कि एक जुगनू का पीछा करती हुई एक अंधेरी जगह में आ जाती है जहां उसे पेनीवाइज दिखाई देता है। शुरू में वो उससे डर के वहां से भागने लगती है, लेकिन पेनीवाइज कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या? पेनीवाइज उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसके करीब आते ही उसे खा जाता है। इसके बाद हम पागल खाने को देखते हैं जहां हेनरी उस चाकू की मदद से कुछ लोगों को मारकर फरार हो जाता है। इधर माइक बिली को अपने घर लाता है जो कि एक लाइब्रेरी है। माइक बिली को एक आर्टिफैक्ट दिखाता है जो उसने कहीं से चुराया था। तो बेसिकली पेनीवाइज दूसरी दुनिया का एलियन या कोई एंटिटी है जो कि लाखों साल पहले धरती पे गिरा था। ये अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है और हर 27 साल बाद लोगों को डराकर उन्हें खाने के लिए बाहर आता है। उस टाइम नेटिव अमेरिकन्स ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था पेनीवाइज को इस आर्टिफैक्ट में कैद करने के लिए। माइक चाहता था कि वो सब भी ये रिचुअल परफॉर्म करे और पेनीवाइज को हमेशा के लिए मार डाले। ये दोनों होटल में जाते हैं जहां सब लोग सामान पैक कर भागने की तैयारी में थे। बेवर्ली रिवील करती है कि उसे पहले से ही पता था कि स्टैनली सुसाइड कर लेगा। असल में डेडलाइट्स को देखते समय बेवर्ली को एक नाइटमेयर आया था जिसमें उसने स्टैनली को बाथटब में मरा हुआ देखा था और उसने ये भी देखा था कि अगर ये लोग टाउन छोड़कर जाते हैं तो स्टैनली की तरह ये सब भी मारे जाएंगे। तो ये सब रिचुअल करने के लिए मान जाते हैं। माइक बताता है कि रिचुअल कंप्लीट करने के लिए उन्हें अपने बचपन की सभी चीजों को याद करना होगा। तो ये सभी जंगल में जाते हैं जहाँ के क्लब हाउस में ये अक्सर आया करते थे और यहाँ उन्हें स्टैनली की शावर कैप भी मिल जाती है। अब माइक इन्हें दूसरा स्टेप बताता है कि उन सभी को अपने बचपन से जुड़ी हुई कोई चीज लेकर आनी है जिससे वो रिचुअल में सेक्रीफाइस कर सके और सभी अलग अलग होकर वो चीज ढूंढने में लग जाते हैं। सबसे पहले बेवर्ली अपने पुराने घर वापस जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसके फादर की मौत हो गई है और अब यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि बेब के लिए चाय बनाने जाती है। इतने में बेवर्ली अपने कमरे की एक सीक्रेट जगह से अपना पुराना सामान बाहर निकालती है जिसमें वो पोयम भी शामिल थी जो बेन ने उसके लिए लिखी थी। कुछ देर में वो बूढ़ी औरत एक बदसूरत मॉन्स्टर बनकर बाहर आती है और बेवर्ली यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो पेनीवाइज को इंसानी रूप में भी देखती है जो उसे धमकी देता है कि वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब रिची एक बंद पड़े गेम पार्लर में जाता है जहाँ वो बचपन में खेला करता था और एक दिन हेनरी ने उसे गालियां देकर यहाँ से भगा दिया था और पार्क में लगा पुतला मॉन्स्टर बनकर रिची पर हमला कर दिया था, लेकिन रिची उस समय किसी तरह बच गया था। अब बड़ा रिची भी उसी पार्क में होता है और उसे पेनीवाइज दिखने लगता है। वो रिची को डराने की कोशिश करता है लेकिन रिची वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बिली को रास्ते की एक कबाड़ की दुकान में अपनी पुरानी साइकिल रखी हुई मिल जाती है। वो यहाँ के ओनर से उसका प्राइस पूछता है और यहाँ हमें केमियो देखने को मिलता है स्टेफन किंग जिन्होंने ये इट नोवेल को लिखा था। ये ओनर पहचान जाता है कि रिची एक बुक राइटर है बट उसकी एंडिंग बेकार होती है, इसलिए वो काफी महंगे में ये साइकिल उसे बेचता है। रिची उस साइकिल पर बैठकर अपने पुराने घर के पास आता है और उसी सीवर में झांकता है जहाँ पेनीवाइज ने जॉर्जी को मारा था। बिली को अभी भी ये गिल्ट है कि जॉर्जी उसकी वजह से मारा गया क्योंकि उसी ने नाव बनाकर उसे बाहर जाने दिया था। बिली को सीवर में जॉर्जी अपनी नाव के साथ दिखता है और फिर कई सारे हाथ उसे अंदर खींचने लगते हैं। बिली इनसे बचकर बाहर निकलता है और उसके हाथ जॉर्जी की वो नाव भी लग जाती है। इसके बाद उसे वही रेस्टोरेंट वाला बच्चा दिखाई देता है जो कि अब अपनी फैमिली के साथ बिली के घर में रहता है। बिली उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सीवर के करीब ना जाए, जिस पर ये बच्चा कहता है कि उसे अपने बाथटब में से क्लाउन की आवाजें आती है। ये सुनकर बिली पागल हो जाता है और उससे कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बोरिया बिस्तर बांधकर ये शहर छोड़कर भाग जाए। बट अगर ये इतना आसान होता तो पहले पार्ट में ये लोग भी यही करते। खैर, अब बारी थी बेन की जो कि अपने हाई स्कूल जाता है। यहाँ उसने एक समर क्लास ली थी। एक दिन क्लास में वो बेवर्ली के साथ अकेला था और मौके पर चौका मारना चाहता था, लेकिन बेवर्ली उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर देती है, उसे मोटा और बदसूरत बोलकर 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। इसके बाद बेवर्ली अपने सर में आग लगाकर बेन का पीछा करती है। मतलब वो बेव नहीं बल्कि पेनीवाइज था। खैर, प्रेजेंट में बेन के पास अपना टोकन पहले से ही था जो है ईयर बुक का वो पेज जिस पर बेवर्ली ने साइन किया था और बेन ये पेज तभी से अपने पास रखा हुआ है। बेन वापस होटल में आ जाता है और क्योंकि इनकी सारी मेमोरीज अभी तक नहीं लौटी है
तो बेव को लग रहा था कि वो पोएम बिली ने उसके लिए लिखी होगी। अब इससे पहले बेन उसे सच्चाई बताए रिची यहाँ आ जाता है और कहता है कि वो अभी टाउन छोड़कर जा रहा है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो उसी मेडिकल शॉप में एक इनहेलर लेने जाता है। एडी का फ्लैशबैक सबसे अजीब होता है जिसमें वो अपनी मदर को एक चेयर से बंधा हुआ देखता है और वही इन्फेक्टेड आदमी उन दोनों पर अटैक करता है। प्रेजेंट में भी वो आदमी एडी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार एडी उसका डटकर सामना करता है और उसका गला दबा देता है, जिससे वो आदमी एडी पर ही उल्टी कर देता है। इधर बिली फिर से बेव के साथ बाजी मार लेता है क्योंकि उन दोनों को अपना पुराना लफड़ा याद आ गया था। पेनीवाइज बिली को बताता है कि आज के दिन वो उसी बच्चे को मारने वाला है। अब बिली उस बच्चे को जॉर्जी की तरह मरने नहीं दे सकता था, तो वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर एडी जैसे ही अपने आप को साफ करता है, हेनरी उसके पीछे से आकर उसके गाल में एक चाकू घुसा देता है, बट बेवर्ली और बेन तुरंत उसकी मदद करने आ जाते हैं और हेनरी अपने ज़ॉम्बी दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाता है। बिली अपनी साइकिल से ही मेले में आता है और उस बच्चे को एक भूल भुलैया के अंदर जाता देखता है। वो भी उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन मिरर मेज में फंस जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद वो बच्चा उसे मिलता है, लेकिन वो मिरर के उस साइड होता है और मिरर के तीसरी तरफ था पेनीवाइज, जो ग्लास पर अपना सर मार मार के उसे फोड़ देता है और बिली की आंखों के सामने ही उस बच्चे को खा जाता है। इधर रिची चुपके से टाउन छोड़कर भाग रहा था, लेकिन उसे रास्ते में सिनेगाग दिखता है जिसमें स्टैनली ने एक स्पीच दी थी। उसकी स्पीच और अपने बचपन की दोस्ती को याद करते हुए रिची भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। इधर लाइब्रेरी में माइक सबके आने का वेट कर रहा था, लेकिन हेनरी उस पर अटैक कर देता है। वो माइक को मारने ही वाला था कि तभी रिची हेनरी के सर में एक हेचड़ घुसाकर उसकी जान ले लेता है और बिली को छोड़कर बाकी सब यहाँ आ जाते हैं। बिली इनसे कॉल पर कहता है कि वो अकेला पेनीवाइज से लड़ने जा रहा है और वो फिर से इन सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद बिली अपनी साइकिल पर बैठकर उसी वेल हाउस में जाता है, लेकिन उसके एंटर करने से पहले ही बाकी लूजर्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज को मारने के इरादे से सभी मिलकर घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही वो सभी अलग अलग हो जाते हैं और बिली, रिची और एडी के सामने फ्रिज में से स्टैनली बाहर आता है, मतलब उसकी गर्दन, जो कि फिर एक मकड़ी बन जाता है, जो कि द थिंग का रेफरेंस था। दूसरी तरफ पेनीवाइज बेन के पेट पर, जिस पर अब 6 पैक्स आ गए हैं, कुछ लिखने लगता है। बेवर्ली को पेनीवाइज आईने में दिखता है, जिसे फोड़कर वो बेन को बचा लेती है। इधर मकड़ी स्टैनली भी रिची को मार ही देता क्योंकि एडी फट्टू की तरह साइड में खड़ा था, बट बेन वहां आकर उस मकड़ी को कई बार स्टैप कर भगा देता है। इसके बाद सभी बेसमेंट में जाकर कुएं के अंदर उतरते हैं और वहां से सीवर में जाते हैं और सीवर में से उसी बड़े चेम्बर में जहां उन्होंने पहले पार्ट में पेनीवाइज को मारा था। इसके बाद वो एक पोर्टल जैसी दिखने वाली गुफा के अंदर जाते हैं जिसमें पेनीवाइज पार्ट 1 में भाग गया था। अब एडी को छोड़कर सभी उस गुफा में कूद जाते हैं, बट रिची एडी को थोड़ा मोटिवेट करता है और वो भी उनके साथ अंदर जाता है। इसके बाद ये एक और बड़े से चेम्बर में आ जाते हैं जो कि पेनीवाइज के यहाँ क्रैश लैंडिंग करने से बना था और यही इट का घर है। माइक इसके बीच में आ जाता है और उस आर्टिफैक्ट को नीचे रखता है ताकि फाइनली पेनीवाइज को मारने का रिचुअल कर सके। माइक उसमें आग लगाता है और सभी से अपनी कीमती याद उसमें जलाने को कहता है। इसमें बिली जॉर्जी की पेपर बोट जलाता है, एडी अपना इनहेलर, रिची अपना गेम टोकन, बेवर्ली अपनी पोयम वाला पोस्ट कार्ड और बेन अपनी ईयर बुक का पेज, जिसे देखकर बेवर्ली को कुछ कुछ याद आने लगता है। माइक का टोकन एक पत्थर है जो उसने उनकी रॉक फाइट वाली जगह से उठाया था क्योंकि उसी दिन माइक की इन सबसे दोस्ती हुई थी और स्टैनली के लिए उसकी शावर कैप भी ये अंदर डाल देते हैं। अब आखिर में इन सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मंत्र चिल्लाना था और इसके बाद वो तीनों डेड लाइट्स नीचे की ओर आने लगती है जो कि असल में इट का असली रूप है। वो तीनों लाइट्स प्लान के हिसाब से आर्टिफैक्ट में चली जाती हैं, लेकिन माइक उसका ढक्कन बंद नहीं कर पाता और उसमें से एक बड़ा सा लाल बलून फूल कर फट जाता है और फिर उसमें से एक बड़ा सा पेनीवाइज भी निकलता है जो माइक का मजाक उड़ाने लगता है। असल में ये रिचुअल कभी काम किया ही नहीं था। जिन नेटिव अमेरिकन ने इस रिचुअल से इट को कैद करने की कोशिश की थी उन सभी को इट ने मार डाला था। माइक ने ये बात सभी से छुपाई थी क्योंकि उसे यकीन था कि शायद वो लोग इस रिचुअल में कामयाब हो जाएंगे। खैर, अब पेनीवाइज एक बड़ी सी मकड़ी में बदलकर सभी पर अटैक करने लगता है। इसमें सभी लूजर्स वापस अलग अलग हो जाते हैं और पेनीवाइज फिर से उन सबको अलग अलग तरह से डराता है।
बिली को अपना भाई फिर से दिखाई देता है जो उस पर अपनी मौत का इल्जाम लगाता है, लेकिन बिली फाइनली अपने गिल्ट से मुक्ति पा लेता है कि जॉर्जी की मौत में उसकी कोई गलती नहीं थी। बेवर्ली अपने हाई स्कूल बाथरूम में जाकर फिकाती है जो कि ब्लड से भरने लगता है और बेव उसमें डूबने लगती है और बेन अपने क्लब हाउस में जाकर गिरता है जिसमें रेत भरने लगती है, जहां पेनीवाइज फिर से उसे मोटा और लूजर कहकर चिढ़ाता है। दोनों को एक दूसरे की आवाज आ रही थी तो बेन वो पोएम बेवर्ली को सुनाता है और उसे प्रपोज भी करता है। ये सुनकर बेवर्ली बाथरूम का दरवाजा तोड़कर क्लब हाउस में आ जाती है और उसे डूबने से बचा लेती है और अब उसे याद आता है कि वो पोएम बेन नहीं लिखी थी। इधर पेनीवाइज माइक को उठाकर खाने ही वाला था कि तभी रिची उस पर पत्थर फेंकने लगता है, बट पेनीवाइज उसे अपनी डेड लाइट्स दिखाकर हिप्नोटाइज कर देता है। अब एडी अपने हाथ में रखी एक मेटल रोड पेनीवाइज के मुंह में मार देता है। एडी सोच रहा था कि उसने पेनीवाइज को मार दिया, बट तभी पेनीवाइज अपने पंजे को एडी के आर पार कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अब इनकी पूरी तरह से बैंड बच चुकी थी तो माइक को अपनी साइंस क्लास का एक लेसन याद आता है कि सभी जिंदा चीजों को अपने शेप और साइज के नियम कानून मानने पड़ते हैं। मतलब अगर पेनीवाइज एक मच्छर का रूप ले लेता है तो ये उसे ताली बजाकर भी मार सकते हैं। बट दिक्कत ये थी कि अभी तो पेनीवाइज ने बड़े से मॉन्स्टर का रूप लिया हुआ है तो ये लोग बेचारे पेनीवाइज को बुली करना शुरू कर देते हैं ताकि पेनीवाइज शर्म के मारे ही मर जाए। वो उसे काफी गंदी गालियां देते हैं जिससे पेनीवाइज पीछे हटने लगता है और इतना डर जाता है कि एक छोटा बच्चा बन जाता है जिससे वो बहुत कमजोर हो जाता है। अब रिची उसके अंदर अपना हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है और सभी लूजर्स मिलकर उसके हार्ट को मसल देते हैं जिससे फाइनली पेनीवाइज मारा जाता है और उसकी तीनों बत्तियां भी बुझ जाती हैं। लूजर्स देखते हैं कि एडी की मौत हो गई थी और उन्हें उसकी बॉडी वहीं पर छोड़कर वेल हाउस से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि ये सारी जगह और घर उसी गुफा में ढह जाती है। इसके बाद लूजर्स उसी तालाब में जाकर छलांग मारते हैं और एडी को याद करके रोते हैं। एडी ने अपना चश्मा भी पानी में गिरा दिया था जिसे खोजते हुए बेन फाइनली बाजी मार लेता है। सभी अपने अपने बचपन को याद करके वापस अपनी अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। बिली एक नई बुक लिखता है और इस बार उसे एक हैप्पी एंडिंग देता है। उन सभी को स्टैनली का एक लेटर भी रिसीव होता है जो उसने मरने से पहले इन सभी के लिए लिखा था। बेवर्ली अब बेन के साथ रहती है क्योंकि वो अब पतला भी है और बेहद अमीर भी, और माइक भी अब खुशी खुशी डेरी टाउन छोड़ देता है क्योंकि अब यहाँ और कोई नहीं मरने वाला और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पार्ट 2 में ज्यादा कुछ नया नहीं दिखा और इसकी एंडिंग भी ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनाती, प्लस ये मूवी 3 घंटे लंबी थी। इसके साथ हमारी इट सीरीज भी खत्म हो जाती है। अब मुझे कौन सी आइकॉनिक हॉरर या स्लेशर सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।